वेलकम बैक बच्चों, नीट 1 ईयर कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से और हीट में हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ने वाले हैं और कैलोरीमेट्री पार्ट 1 जिसमें हम लोग स्पेसिफिक हीट पे चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट एंड Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T पे ही चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होने वाला है और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इसमें आप पेन और पेपर से कैलकुलेशंस बिल्कुल करिए, क्योंकि बच्चे, नीट वाले बच्चे खास तौर पर इसमें कैलकुलेशन करने से झिझकते हैं और वो करना नहीं चाहते। उन्हें ये थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सो प्लीज टेक ए पेन एंड पेपर along with you and do the calculation along with me, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। बहुत इजी है, उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि 10th क्लास पे भी हमने हीट के बारे में पढ़ रखा होता है, तो बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, वो है हीट। व्हाट इज हीट? तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस ए सेंसेशन ऑफ मींस which give us a sensation of hotness or coldness of a body as well, but it is a form of energy which flows from higher temperature body to lower temperature body. Yes or no? So basically, what is heat? When two bodies at different temperature are kept in contact, what will happen? Heat energy will flow, are made in contact, then energy will flow from higher energy body, higher temperature body to lower temperature body, which is known as heat. So it's a form of energy which flows from higher temperature of a body to lower temperature of a body if they are connected. यस और नो? जैसे पानी को अगर हम एक बीकर और दूसरे बीकर को कनेक्ट कर दे और एक में पानी का लेवल ज्यादा हो, एक में पानी का लेवल कम हो, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन। यस और नो? तो उसी तरीके से हीट एनर्जी ऑल्सो फ्लोज। क्या बोर्ड है? फॉर हीट ट्रांसफर देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडी को हमने कॉन्टैक्ट में रखा है तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल होना चाहिए हीट के फ्लो के लिए। हीट इज एन एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांजिट में है, मोशन में है, मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर। यूनिट, SI यूनिट ऑफ हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ओनली, सो इट इज जूल। अदर यूनिट्स और प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरी। CGS यूनिट अर्ग है। बहुत ज्यादातर हम जो यूज करने वाले कैलकुलेशन में दैट विल बी कैलोरी। कैलोरी बहुत ज्यादा यूज होता है। सो यू नीड टू गेट अ गुड ग्रास्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट 1 कैलोरी is equal to 4.2 joules. How much? 1 calorie is equal to 4.186 joule होता है, which is nearly taken as 4.2 joules. Yes or no? तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करके रखना है। आया ना? यूनिट कन्वर्जन में 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग भी होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, सो यू नीड टू रिमेंबर इट। So this is also very much required, but this formula is pretty much necessary. You need to remember it by heart. चलिए नेक्स्ट है कैलोरी। अब कैलोरी को डिफाइन कैसे किया गया है? तो कैलोरी को डिफाइन किया गया है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड 1 कैलोरी। जैसे 1 मीटर लेंथ का 1 kg मास का डेफिनेशंस दिया गया है, उसी तरीके से अपना 1 कैलोरी का भी एक डेफिनेशन दिया गया। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आपको ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट बस जानकारी होनी चाहिए कि होता क्या है। That is this relation I've already told you. 1 calorie is equal to 4.186 joules और 4.2 joules. सर आप दोबारा क्यों लिख रहे हो? So that आप भी लिखो और प्रैक्टिस करो और आपके मीन्स हाथ पे ये सेट हो जाना चाहिए, आपके टिप ऑफ द टंग पे ये फॉर्मूला सेट हो जाना चाहिए। 1 calorie is equal to 4.2 joules, 1 calorie is equal to 4.2 joules। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल में इसकी, तो प्लीज गेट ए गुड ग्रास्प ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये एक डेफिनेशन के तौर पे बताया जा रहा है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम कुछ काम करते हैं, दैट आल्सो गेट्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। और हीट जो होता है, हीट से भी हम काम निकाल सकते हैं, एंड दैट इज बेसिकली डन इन द मोटर इंजन्स, जहां पे पेट्रोल और मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंसेस से हीट प्रोड्यूस करके उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हम मशीन से वर्क करवाते हैं। दैट इज व्हाट मैकेनिकल इंजीनियर्स डू। दे बिल्ड अस मशीन फॉर अस, जो कि हीट लेता है कहां से? जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी लेता है, एंड दैट मेक्स द मशीन टू डू द वर्क विद यूजिंग दैट हीट। तो ये दोनों रिलेटेड है, वर्क एंड हीट। वी कैन से वर्क इज सम जूल्स टाइम्स ऑफ हीट।
J times of Q. So work and energy, work and heat are very much relatable. ये बहुत important है, relatable है. Joules is the unit of work and joule is also the unit of heat. So basically we have studied this one. Joules is equal to 4.8 means J is equal to 4.18, that is 4.2 joules per calorie, 4.186 into 10 to the power 3 joule per kilo cal. तो ये pretty much relation इनके बीच में है. आपको उतना ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज याद रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स एंड दिस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज सेइंग दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट. तो चलिए इसमें उतना ज्यादा और देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं. यहां से स्टार्ट होता है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक हीट. What is a specific heat, बच्चा? Specific heat is the amount of energy that is required to raise the means amount of heat energy required to change the temperature of unit mass of a substance. अब unit mass 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, उसी को हम लोग आगे देखेंगे. बट अभी क्या है, unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. अगर मेरे पास यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो सर उसकी इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा? ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, वो 5 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है. तो 5 से 6 करने में कितना हीट सप्लाई देना पड़ेगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट. सर 5 to 6 ही क्यों बोल रहे हैं? 25 to 26 नहीं हो सकता, 25 to 26 भी हो सकता है. तो दैट इज नॉट डिफाइंड कि किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पे. जो कैलोरी में डिफाइन किया गया था 14.5 से 15.5, बट इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है. 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए, कहां से कहां ये डिफाइंड नहीं है. तो बेसिकली उसको हम लोग एस लेटर से दिखाते हैं. स्पेसिफिक हीट को किससे दिखाते हैं? बहुत जगह आप सी से देखिएगा या एस से देखिएगा, सी और एस, और सी भी हो सकता है. इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास. जो भी चीज यूनिट में होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसके यूनिट को. एम, तो मास का यूनिट लेना है यानी मास से डिवाइड करेंगे. टेम्परेचर कितने से? तो डिग्री सेल्सियस से, इसलिए डेल्टा टी भी नीचे लेंगे. तो चाहे सी हो या एम हो, सी हो या एस हो, इसको डिफाइन करने का यही तरीका है. और यहीं से अपना एक फॉर्मूला बन के क्या आता है कि Q इज इक्वल टू सर एम एस डेल्टा टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, देन दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. ये अपने 10th लेवल पे बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आज देख लीजिए. जहां पे Q क्या है बच्चा? हीट है. Q क्या है? हीट हो जाएगा. Q क्या है? Q is heat. What is M? M is the mass of substance जिसका टेम्परेचर बढ़ाना है मुझे. मास ऑफ सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर बढ़ाना है. नेक्स्ट S is specific heat. Specific heat capacity. And delta T is rise in temperature. Delta T is rise in temperature. So C is equal to S is equal to Q by M by delta T. So Q is equal to MS delta T. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है which you need to remember by heart. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. So और दूसरा क्या बोल रहा है? डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड द मास ऑफ द बॉडी. बॉडी के शेप और मास पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज द क्वालिटी ऑफ ए सब्सटेंस. कॉपर का सी या एस अपना अलग होगा, सॉरी, और अल्युमिनियम का अपना अलग होगा, वाटर का अलग होगा, केरोसिन ऑयल का अलग होगा, पेट्रोलियम ऑयल का अलग होगा. हर बॉडी का अपना अपना सी का वैल्यू होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल का प्रॉपर्टी है ये. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ए सब्सटेंस और शेप. चलिए और क्या पॉइंट्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे डिपेंड करता है. डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे एज वेल डिपेंड करता है. अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो रियल लाइफ में सी की वैल्यू चेंज होती है या एस की वैल्यू चेंज होती है. बट हम लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में सी की वैल्यू कांस्टेंट मान के चलेंगे कैलकुलेशन के दौरान, जब उसका टेम्परेचर राइज हो रहा होगा. हम लोग को जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि सी इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, आपको कांस्टेंट मान के चलना है. For liquids and solid, specific heat measurement are most often made at constant pressure and function of temperature, because as function of temperature
क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पे लिया जाता है, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर इज क्वाइट इजी टू प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटली। कांस्टेंट प्रेशर बहुत आसानी से हम मीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किया जाता है। ऐसा यूनिट कितनी होती है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सर कैसे निकाल रहे हो आप, तो यू कैन सी एस की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या थी, क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। तो यहां से मैं ऐसा आराम से ऐसा यूनिट निकाल सकता हूं। क्यू का क्या हो जाएगा बच्चा, जूल, डिवाइडेड बाय मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, एंड डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी। डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का केल्विन। तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी पर केल्विन भी बोला जाता है, हाँ या ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी बोला जाता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 4002 किलोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सी ऑफ वाटर कितना होता है, याद रखना, सी ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पहला 1 कैलोरी को हम लोग लिख सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी बोला जाता है। अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो 1 कैलोरी, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी बोला जा सकता है। अगर 1000 ग्राम का बात करेंगे तो 4200 हो जाएगा। सी ऑफ आइस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर आइस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है -40 डिग्री से -39 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर चेंज ऑफ आइस हो रहा है तो हम लोग 0.5 कैल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। और सी ऑफ स्टीम भी यूज किया जाता है। सी ऑफ स्टीम कितना है बच्चा, वो भी 0.5 कैल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो देन वी नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो उसी तरीके से अगर 0.5 पूछना है तो 2.1 जूल्स हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको एकदम याद होने चाहिए, आपको एकदम याद होने चाहिए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिस स्पेसिफिक हीट्स कैन बी मोलर और ग्राम, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। सो अगर आप देखोगे तो इस सी का दो वैल्यू आने वाला, दो फॉर्मेट आने वाला सी का, एक मोलर होता है, एक ग्राम स्पेसिफिक होता है। एक मोलर होता है, मोलर स्पेसिफिक सी मोलुर, और एक क्या होता है सी ग्राम के लिए सी जी। सो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दो फॉर्मेट चलता है। पहले देखते हैं मोलर क्या है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बोल रही है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, कितना का 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मोलर है तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ग्राम है तो 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, is called molar specific capacity. The molar specific capacity is the product of molecular weight and specific heat cap. That is, चलिए करते हैं इसको, क्या निकालते हैं क्या बोल रहा है। सो एस मोलर कितना हो जाएगा बच्चा, तो बेसिकली Q डिवाइडेड पर मास नहीं, पर क्या हो जाएगा मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मोल पर डिग्री सेल्सियस, मोल पर टेम्परेचर डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब एस मोल को क्या लिख सकते हैं बताइए बच्चे, क्यू व्हाट इज मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू डेल्टा टी। सो इट बिकम्स एस मोल क्या हो जाएगा बोलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इनटू क्यू बाई एम डेल्टा टी। सो व्हाट कैन बी रिटन, सो एस मोलर is nothing
molecular weight of a substance into C नहीं S। 1 ग्राम के लिए कितना होता है? S होता है। तो 1 मोलर के लिए कितना हो जाएगा? M into S। वही फॉर्मूला यहाँ यूज किया होगा। तो S मोलर इज इक्वल टू SI यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। ये रिलेशन आप बाद में भी देख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इनटू S फॉर द 1 ग्राम। अगर हम नेक्स्ट बात करें ग्राम स्पेसिफिक के लिए, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। वहां पे 1 मोल था, यहाँ पे 1 ग्राम है, इसीलिए अपना फॉर्मूला क्या आ जाता है सर? S इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास बाय डेल्टा T। सो दिस इज ओनली फॉर्मूला। यहाँ पे m का वैल्यू 1 ग्राम में हो जाएगा, तो आराम से यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1। सो देन इट कम्स व्हाट इज SI यूनिट? So we can use the SI unit is as what? Joule per gram per degree Celsius। वहां पे क्या था? जूल पर मोल, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। आसानी से निकाला जा सकता है। रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जस्ट मैंने निकाला ही, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मोल को मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, मास को यहां रहने दीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा, देन Q बाई एम डेल्टा T को हम S बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ये यही चीज यहां निकाला हुआ है। सो S मोलर इज हाउ मच? सर 1 ग्राम के लिए S होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू S ऑफ द ग्राम। इट इज वेरी प्रीटी मच सिमिलर लाइक अगर एक चॉकलेट का दाम मुझे पता है एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 ग्राम के लिए मुझे पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 ग्राम वाला वैल्यू। हाँ या ना? चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है इसके बारे में? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, मैंने बोला था हम अपने कैलकुलेशन में C की वैल्यू जनरली कांस्टेंट मानेंगे अनलेस अंटिल क्वेश्चन में बोला है C इज चेंजिंग विद द राइज इन द टेम्परेचर। जब तक बोला ना हो कांस्टेंट मान के चले। All natural substances, a specific heat capacity of hydrogen gas is maximum। Specific heat of hydrogen gas बहुत ज्यादा होता है। ये सब means kind of knowledgeable things which you should know, आपको पता होना चाहिए। In remaining solid and liquid, it is maximum for water। Yes, specific heat capacity of water is also very much high। इसीलिए पानी को जब आप गर्म करते हो तो बहुत समय लगता है गर्म होने में, और जब गर्म हो जाता है तो बहुत देर तक गर्म रहता है। तो इसलिए क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो बहुत देर तक आपको गर्म करना है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। और सिंस उसने बहुत अमाउंट ऑफ हीट ले रखा है तो वो बहुत देर तक गर्म रहेगा अगर इवन इफ इट इज लूजिंग हीट एट ए कांस्टेंट रेट इनटू द एनवायरनमेंट। तो आप गर्म पानी को अगर गैस पे या गर्म पानी एक पतीला में अगर आप टेबल पे रख दो, बहुत देर तक गर्म रहता है, धीरे 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 ठंडा होता है। इसी अगर दूसरा आप कुछ और लिक्विड लेते हो, अगर वो गर्म करके आप अगर टेबल पे रख देते हो, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती नहीं, इट गेट्स कूल्ड वेरी फास्टली। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर। Now, due to high specific heat of water can be used as a good coolant। और इसी प्रॉपर्टी के चलते, क्योंकि वाटर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू गेट मीन्स हॉट बनने के मीन्स ज्यादा हॉट होने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। It can absorb large amount of heat for getting rise in 1 degree Celsius। In this way, water is used as a coolant in the cars as well। बहुत पहले के जमाना में बहुत जगह कूलेंट में मशीन मीन्स इंडस्ट्रीज में वाटर एज ए कूलेंट यूज भी होता है। हैवी वाटर इज आल्सो यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर थर्मल पावर प्लांट्स। पहले के मीन्स टाइम में आप अगर आपने पुलिस की जीप वगैरह देखी हुई थी, वैसी टाइप के पुराने मॉडल ऑफ जीप देखोगे तो उसके रेडिएटर में कूलेंट के लिए पानी ही डाला जाता था। जब मशीन्स गर्म हो जाते थे तो वाटर हीट एब्जॉर्ब करते हैं मशीन से। आप अगर देखोगे आगे में इंजन जो होता है कार का, तो पहले के जमाने के जो जीप्स आते थे जो पुलिस यूज करते थे, उनके रेडिएटर में आप देखोगे तो पानी ही डाला जाता था, क्योंकि इट यूज्ड टू एक्ट एज ए कूलेंट इन दोस डेज इन दैट कार।
बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस, बहुत जल्दी बॉयल होता है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है एज कंपेयर टू आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड डिफरेंट सब्सटेंस. नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी क्या है बच्चा? तो अगर 1 ग्राम को 1 डिग्री राइज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. देन heat capacity is generally the amount of heat required to raise the temperature of any mass of substance. आप एक पतीला में 2 kg पानी ले लो, एक दूसरा पतीला में 10 kg पानी ले लो, कितना हीट चाहिए इस 2 kg वाले पतीले को टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए फॉर 10 kg वाला पतीला को फॉर गेटिंग राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस. तो सर 10 kg वाले में ज्यादा हीट चाहिए होगा, ये तो कॉमन साइंस है, ये कोई भी बता सकता है. सॉरी, दिस कैन बी टोल्ड बाय एनीबॉडी. ये तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि सर 10 kg वाले में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? बेस्ड ऑन द मास ऑफ द बॉडी. जिसमें ज्यादा मास ऑफ वाटर होगा उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा टू गेट risen by 1 degree Celsius. Then that is called the heat capacity of any amount of water. Heat capacity is nothing, the amount of heat energy required to raise the temperature of a given mass of a body, not 1 degree, 1 gram or 1 mole. Given mass कितना है? एक पतीला में 2 kg था, एक पतीला में 10 हो सकता है, एक पतीला में 15 kg हो सकता है. तो जो मास दिया हुआ है उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है मुझे टेम्परेचर, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट आई विल हैव टू सप्लाई. तो हीट क्वांटिटी कितनी क्या होता है? Q बाई टी. यहाँ पे 1 मास से डिवाइड नहीं होता क्योंकि यूनिट मास की बात नहीं कर रहा है. सो ये बड़े सी से दिखाते हैं हम लोग, थर्मल कैपेसिटी को बड़ा सी से दिखाता है, एंड इट इज नथिंग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन पर यूनिट राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल कैपेसिटी. हाँ या ना? तो यहाँ पे हम आसानी से ये देख सकते हैं. नाउ हीट कैपेसिटी इज जनरली m into s. So what we can say कि ये जो C की वैल्यू होती है सर, कैपिटल C इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर. अगर मैं ऊपर में भी मास मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे में भी मास मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? इफ यू सी दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज S और C. सो कैपिटल C इज नथिंग बट M, जो यहाँ पे वाला M है, इनटू ये वैल्यू क्या है रेड वाला जो बॉक्स में बना है, दिस इज नथिंग बट द C. C is what? C is equal to mc, where capital C is thermal capacity and this is specific heat capacity. This is specific heat capacity, जिसको C और S से दिखाते जो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा. And this is what? Thermal capacity. ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मास का थर्मल कैपेसिटी ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस. ये 1 ग्राम का है, ये पर्टिकुलर m मास के का है. अगर मुझे एक चॉकलेट का दाम पता है तो 10 चॉकलेट का दाम कितना होगा? अगर मुझे 1 ग्राम का अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पता है फॉर 1 डिग्री राइज तो 50 ग्राम का कितना होगा? 50 गुने सी. अगर 100 ग्राम का पूछेगा 100 गुने सी, दैट इज थर्मल कैपेसिटी. तो ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं. Now question has come in front of us. Let us solve this question. देखते हैं, चलिए देखते हैं इसे. प्लीज इसको सॉल्व करिए. So first question, calculate the amount of heat required to convert 1 kg steam from 100 degree Celsius to 200 degree steam. 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस स्टीम ले जाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? तो अगर मैं बात करूं तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है. मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को 200 पे ले जाना है, कितना? 1 kg. सो 1000 ग्राम इंटू C ऑफ स्टीम कितना होता है? C ऑफ स्टीम इज नथिंग but 1/2, that is 0.5 calorie per gram per degree Celsius. 0.5 होता है बच्चा. Then C is 0.5 for 1 gram. So that's why I've converted 1 kg into gram. Now change in temperature 100. So 5 अगर मैं उड़ा दूं तो यहाँ 10 आ जाएगा. 10 से 5 into 10 to the power 4 कैलोरी हो जाएगी. If I want to find out in joules, then 5 into 10 to the power 4 into
4.2 जूल्स, कितना हो जाएगा 42 जा 21 इन 210 इंटू किलो जूल्स, किलो जूल, दिस इज आंसर। अगर मैं जूल में फाइंड करूं 210 किलो जूल्स और कैलोरी में फाइंड करूं तो 5 इंटू 10⁴ कैलोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। प्लीज पॉज करके ट्राई करिए। 420 joule of energy supplied to 10 gram of water will raise its temperature by how much? So अगर मैं 420 जूल ऑफ वाटर ऑफ एनर्जी सप्लाई करता हूं टू 10 ग्राम ऑफ वाटर, मास कितना दिया हुआ बच्चा 10 ग्राम, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय कितना से टेम्परेचर रेज हो जाएगा, मेरे को क्यू दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू 420 जूल, हाँ या ना। सो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होती है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 420 जूल ऑफ हीट हैज बीन सप्लाइड, मास कितना है 10, सी की वैल्यू कितनी है, वाटर की कितनी होती है बच्चा, सो सी इज बेसिकली 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर हम जूल्स में बात करें 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मास मेरे ग्राम में है, तो आई कैन राइट 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा बच्चा 420 डिवाइडेड बाय 42, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा आपका क्या टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज होगा। आसानी से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, खुद से ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन, the ratio of the density of the two bodies is 3:4 and their specific heat is 4:3. Find the ratio of their thermal capacity for unit volume. So let the two bodies be A and B. क्या बोल रहा है, उनकी डेंसिटी दी हुई है, रो ऑफ A इज इक्वल टू 3x, रो ऑफ B हम मान लेते हैं 4x है, एंड स्पेसिफिक हीट उसकी S ऑफ A मान लेते हैं या C हम मान के चलते हैं, C ऑफ A इज हाउ मच सर 4y एंड C ऑफ B को मान लेते हैं 3y। तो आपका पूछ रहा है रेशियो ऑफ द थर्मल कैपेसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय थर्मल कैपेसिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या होता है मास ऑफ A इंटू C ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इंटू C ऑफ B। सर मास को हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ A इंटू C ऑफ A कितना है 4y है, इंटू C ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू रो ऑफ B इंटू C ऑफ B। उन्होंने बोला है फाइंड द थर्मल कैपेसिटीज फॉर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट के लिए, तो यहाँ व्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, तो अपना क्या आ जा रहा है सर रो A बाय रो B मीन्स 3x बाय 4x इंटू CA बाय CB, CA बाय CB इज 4y बाय 3y, y x x 3 3 4 4, so it is coming 1:1, हाँ या ना 1:1 आ रहा है, आराम से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दिस इज थर्मल कैपेसिटी बड़ा वाला C होता है इज इक्वल टू MC, व्हाट इज कैपिटल C इज इक्वल टू MC, कैपिटल C इज बेसिकली व्हाट थर्मल कैपेसिटी एंड छोटी वाली C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मुझे 1 यूनिट मास का पता है देन आई कैन फाइंड आउट फॉर m यूनिट मास बाय m इंटू C, हाँ या ना m इंटू C से निकाल सकते हैं। नाउ लेटेंट हीट और हिडन हीट, क्या बोलते हैं इसे लेटेंट हीट और हिडन हीट। लेटेंट हीट और हिडन हीट क्या है, अगर कभी कभी आप क्या होगा जब एक बीकर में आइस ले लो एंड आइस में थर्मामीटर डाल दो एंड नाउ अब कीप सप्लाइंग द हीट, यू विल फाइंड कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रह जा रहा है, थर्मामीटर का टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नहीं बढ़ा रहा है, आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। तो एक समय आता है जो आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उस समय जो हम लोग हीट सप्लाई दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, वो इट इज गोइंग एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस और वो ब्रेक करके उसको कन्वर्ट कर रहा है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो दैट इज हीट इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में या लिक्विड से गैस कन्वर्ट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट हीट इज कॉल्ड नथिंग बट लेटेंट हीट और हिडन हीट, जिसको छुपा हुआ हीट भी बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है।
Sir, heat required to change the state of unit mass of a substance depends upon the nature of the material and it is called latent heat of the substance. यहाँ पे Q is equal to जो होता है वो Q is equal to m times of latent heat होता है. यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता, यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी नहीं चलता है क्योंकि टेम्परेचर राइज ही नहीं होता है. 0 डिग्री से 0 डिग्री, डेल्टा टी इज 0. सो वट एवर एनर्जी यू सप्लाई दैट इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी. सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनता है. व्हेन फेज ऑफ अ बॉडी चेंजेस, the phase of the body change take place at constant temperature, that is the melting or boiling point. ये दो जगह change of phase take place होता है. एक जगह ice to water, second water to steam, water to vapor. तो एक जगह melting होता है, एक जगह पे vaporization होता है. तो उसमें हीट जो रिलीज या अब्सॉर्ब होता है वो Q इज इक्वल टू ml प्रोसेस होता है एंड विच इज L इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. दो चीज हमें पढ़ना है, दो तरीके के L होते हैं. अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट दो प्रकार का होगा. एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एक क्या होता है बच्चा अपना, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ आइस, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन. इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, तो LF की वैल्यू होती है फॉर 1 ग्राम इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम. ये कितनी होती है सर, 536 कैलोरी पर ग्राम टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम. ये वाटर से स्टीम कैलकुलेट करने, वाटर से स्टीम में चेंज करता है, ये आइस से वाटर में करता है. तो अगर मैं बीकर बना लूं, एक बीकर में क्या होगा बच्चा, छोटे छोटे क्यूबिकल्स ऑफ आइस होंगे. और जब हम इसमें हीट सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल सप्लाई व्हाट, वी विल सप्लाई द हीट, वी विल सप्लाई द हीट. और जब हम लोग हीट सप्लाई देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. मेल्ट, इट विल अंडरगो मेल्टिंग एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. और इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें ऑलरेडी वाटर होगी. किस डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस. और इसको फिर भी हीट दिए जा रहा है, इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में. स्टीम एट हाउ, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. और ये क्या हो जाएगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है. सो इसमें मेल्टिंग होती है, इसमें स्टीम कन्वर्जन होती है, हाँ या ना. So it is saying, see, all things have been explained. During the phase change, there will be no change in the temperature. Whatever heat you provide, it will go in the changing the phase of the substance. So solid से क्या होता है, melting होती है, melting होने पे क्या बनेगी, लिक्विड. और लिक्विड से अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ हीट निकलता है तो फिर वो फ्रीज होके सॉलिड बन जाएगा. लिक्विड में अगर हीट सप्लाई देंगे तो वेपराइज होकर गैस बनेगा, गैस में से अगर हीट निकाल लेंगे तो कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. ऐसा यूनिट जूल पर केजी होता है, सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम भी होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब दो तरीके के लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बता रखा है, 536 या 540 भी इसको बोला जाता है. बहुत बार कैलकुलेशन में इसको 540 कैलोरीज per gram में भी यूज किया जाता है. So these two formula you need to remember it pretty clearly.
इसी दोनों चीजों को मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है आपको एक चार्ट बना के। चलिए अब नोट, आप जो हीट देते हो, वट एवर हीट यू सप्लाई टू द एनी मास ऑफ ए सब्सटेंस, इट आइदर इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और आइदर इट इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द फेज ऑफ द बॉडी। अगर फेज चेंज हो रहा है, चेंज करने में काम आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू ml वाला प्रोसेस फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ms डेल्टा टी और mc डेल्टा टी यूज करेंगे। तो दो तरीके से हीट यूटिलाइज होता है, आइदर इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द बॉडी और आइदर चेंजिंग द मीन्स फेज ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी और द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। चलिए क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा, ये आई होप क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, heat released by 1 kg steam at 150 degree Celsius if it is converted into 1 kg water at 50 degree Celsius। कितना हीट रिलीज होगा by 1 kg steam at 150 degree Celsius if it is converted to 1 kg of water at 50 degree Celsius। तो सबसे पहले ये शुरुआत में क्या है, ये स्टीम है, तो 150 डिग्री सेल्सियस से ये कहाँ जाएगा, पहले ये स्टीम में ही जाएगा और कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। फिर स्टीम से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा वाटर में। एट व्हाट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर क्या हो रहा होगा, फिर ये चेंज होके ये वाटर में ही रहेगा, ये वाटर में ही रहेगा। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान देयर विल बी सम हीट, मान लीजिए इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द Q1, Q2, Q3, all the values of the heat। Yeah, can you tell me what is the value of Q1? So Q1 is nothing but टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज के दौरान कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सर, mc डेल्टा टी। मास इज 1 kg, सो आई विल कन्वर्ट इनटू ग्राम 1000। C की वैल्यू स्टीम के लिए 1/2 कैलोरी होती है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज 50। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, सो इट इज 25 into 10 to the power 3 calorie। Now Q2 is what, it is the phase change process जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एंड m into latent heat of vaporization हो रहा है। मास इज 1000 ग्राम into आपका व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरी, सो इट इज 540 कैलोरी हम बोल सकते हैं पर ग्राम। सो इट बिकम्स हाउ मच, 54 into 10 to the power 4 कैलोरी। Q3 क्या हो जाएगा बच्चा, सर मास mc डेल्टा टी, मास कितना है 1000 ग्राम, C की वैल्यू 1 होती है, चेंज इन टेम्परेचर 50 का हो रहा है, सो हाउ मच, 50 into 10 to the power 3 कैलोरी। सो यू कैन सी यहाँ पे 50 10 to the power 3 10 to the power 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75। सो 540 into 540 कैलोरी into 10 to the power 3, और यहाँ पे 75 कैलोरी into 10 to the power 3। सो हाउ मच इट विल बी, 5 7 4 11 हाथ में 615। सो टोटल Q total will be how much, calorie। If you want to convert it into joules, then you can multiply it into 4.2। 4.2 से मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, find the amount of heat required to convert 5 gram of ice from -10 degree Celsius at steam to 130। Find the amount of heat required to convert 5 gram of ice से steam बनाना है। देन देखो क्या है, पहले क्या है मेरे पास, पहले मेरे पास आइस है, टेम्परेचर क्या है -10 डिग्री सेल्सियस से मैं पहले उसको कहाँ पहुंचा पाऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसको पानी में कन्वर्ट करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस।
फिर उसको कहाँ पहुंचाऊंगा 100 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको कहाँ कन्वर्ट करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, फिर उसको कहाँ पहुंचाऊंगा 130 डिग्री सेल्सियस पे। आया ना? तो पहले मेरे पास क्या है, आइस क्यूबिकल्स है, उससे कहाँ पहुंचाऊंगा आइस क्यूबिकल्स में ही, आइस क्यूबिकल से मैं कहाँ पहुंचाऊंगा वाटर में, आई विल कन्वर्ट इट इनटू वाटर, वाटर से वाटर में ही जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, it will go to 100 degree Celsius and then it will convert into steam. इस इसमें कन्वर्ट कर दूंगा स्टीम में, एंड देन इट विल बी इन स्टीम ओनली इन 130 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इसमें हीट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इतने हीट्स लगेंगे। लेट अस कैलकुलेट वन बाय वन व्हाट इज द Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? Q1 is change of temperature, so mc delta T will happen, मास कितना है बच्चा 5 ग्राम, C की वैल्यू कितनी होती है 0.5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, and change in temperature 10 से 0, so it is 10, so it will become 25 calorie, 25 calorie. Q2 will be what sir, m into L, that is 0.5, sorry 5 gram into what is the latent heat of fusion of ice sir 80 cal 400 cal. Now next question, next part is Q3. Q3 is what? MC delta T. So MC delta T. So 5 into C is 1, delta T is 100. So it is 500 calorie. Q4. Q4 is what? MC delta T के बाद. So it is M into latent heat of vaporization. So 5 into 540. So 4 5s are 20 and 2 5 5s are 25 to 27, 0 calorie. Q5 is MC delta T another time. Why? Because we are rising the temperature of the steam from 100 degree to 130. So mass is 5, T value is 0.5 into delta T is how much? 30 degree. So how much? 5 3s are 15. 15 5s are 75 calorie. 75 calorie. So if you want to find out what is the total amount of heat required, what it will become? So total amount of heat required is how much? So 25. So 500, 500, 400, 900, 27 and 9 is 36, 100, 75 and 25 is 100, 3700. So 3700 calorie is required, and it can be converted into joules as well by multiplying 4.2 joules per gram. हाँ है ना? इसको हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So this was all today for कैलोरीमेट्री पार्ट 1, जिसमें हमने क्या सीखा? MC डेल्टा T का यूज करना, ML का यूज करना, मींस जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दोनों को यूज किया, थर्मल कैपेसिटी पढ़ा कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि उसके मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगा टू फॉर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मींस हीटिंग कर्व के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हीटिंग कर्व के बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप solving the numericals, and please do subscribe and press the notification bell button icon on the means YouTube channel to get more more notification regarding the different subjects as well. So till then, keep your means study going on and keep take care. Bye bye.